इंपॉर्टेंस क्या है एसी जनरेटर का? जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज करते हो, वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, जो डिवाइस उसको जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। तो ये डायग्राम मैंने कल आपने बनाया था, याद है? इट इज सिमिलर टू 10th स्टैंडर्ड। 10th में भी ऑलमोस्ट ऐसा कोई डायग्राम था। तो ये एसी जनरेटर का डायग्राम है बेसिकली, ठीक है। डायग्राम के बाद हमने इसका थोड़ा वर्किंग सीखा था कि वर्क कैसे करता है। तो एसी जनरेटर में होता क्या है? द एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल। कॉइल होती है यहाँ पे, सब ये जो है इट डिनोट्स दैट कॉइल। इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस आर पासिंग, ठीक है, ठीक है। इनिशियली जो कॉइल है उसमें से लाइंस परपेंडिकुलरली ही जा रही है, दे आर पासिंग ऑलरेडी नॉर्मली, परपेंडिकुलरली जा रही है लाइंस, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। फ्लक्स आर गिवन बाय बी इनटू ए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे से कॉइल रोटेट करेगी, द कॉइल विल रोटेट, तो कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो रहे थे, ठीक है। ये चीजें हमने कल की थी, मैं फिर से सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। ये आपको एक्चुअली रिवाइज करके आना चाहिए, बट इट्स ओके, एवरीडे आई यूज्ड टू रिवाइज, एटलीस्ट आपके ब्रेन में जाना चाहिए, बस वही मेन है। सो एज दिस कॉइल विल रोटेट ना, सो द एंगल बिटवीन बी और ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच में एंगल है वो चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई फ्लक्स आर चेंजिंग, फ्लक्स भी चेंज हो रहे हैं। और इसलिए क्या होता है, इस रोटेटिंग कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ये सब मैथमेटिकली हमने प्रूफ किया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज गिवन बाय दिस फार्मूला, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड एट एनी टाइम। अब इसमें साइन का टर्म आ रहा है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इमेजिन करो कि साइन का वैल्यू 1 हो गया, जब साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, at that time the EMF will achieve its maximum value। EMF मैक्सिमम तब होगा जब साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इमेजिन करो साइन का वैल्यू 1 हो गया, तो कितना आपका EMF आएगा? EMF आएगा NBA ओमेगा, this EMF will come। So this NBA omega is a peak value of EMF, maximum value of EMF। तो ये जो है ना NBA ओमेगा, इसको हम लोग E0 लिख देते हैं, where E0 is a peak value of this EMF। So E ultimately given by this formula, E और ये same ही है, E is ultimately given by this formula, E equals to E naught sin omega t, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो ये क्लियरली ऑसिलेशन की इक्वेशन से कंपैरिजन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, ध्यान से देखो स्क्रीन पे, ये ऑसिलेशन की इक्वेशन है और ये ईएमएफ की, दोनों बहुत ही सिमिलर है। तो ऐसे ये समझ में आता है कि जो हमारी ईएमएफ है ना, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ है पहले तो कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ चेंजिंग ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ टाइम पे डिपेंड कर रही है। ये ईएमएफ ऑसिलेट करती रहती है, इट इज बेसिकली ऑसिलेटिंग ईएमएफ, ठीक है। आज मैं इस ईएमएफ के बारे में कुछ और चीजें आपको बता रहा हूँ। सी डू इट, सी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ऑन दिस ग्राफ आई विल शो यू दिस ईएमएफ। ये ग्राफ में हम ये देखेंगे कि ये जो ईएमएफ है, इट्स ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये ईएमएफ टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। ऑन द वाई एक्सिस आई विल प्लॉट ईएमएफ, ऑन द एक्स एक्सिस आई विल प्लॉट द टाइम। टाइम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ईएमएफ प्लॉट करेंगे, 0, ठीक है। सो होता क्या है, ध्यान से देखो, जैसे से टाइम पास होगा एज द टाइम विल चेंज, ईएमएफ भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। इमेजिन करोगे अगर ये t का वैल्यू 0 है, t 0 है, तो साइन ऑफ 0 हो जाएगा ये, विच इज 0, ईएमएफ भी 0 आएगा, मतलब ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। फिर सपोज t का वैल्यू आगे बढ़ेगा, एज द वैल्यू ऑफ t विल इंक्रीज, द साइन ओमेगा t टर्म इट विल आल्सो इंक्रीज, ईएमएफ विल इंक्रीज, ऐसे देखो टाइम बढ़ने के साथ ईएमएफ बढ़ रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा, देयर विल बी वन सच टाइम जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो जाएगा, ईएमएफ कहां पहुंचेगा, अपने पीक पर।
तो ईएमएफ अपने पीक पे आ गया, ये देखो सपोज ये वो टाइम है, सी अपने पीक पे आ गया, उसके बाद पीक से आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि साइन की वैल्यू 1 के आगे नहीं जाती है, तो साइन की वैल्यू फिर से डिक्रीज होना चालू होगा। एज टाइम विल इंक्रीज बट द वैल्यू ऑफ साइन विल अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो ईएमएफ भी डिक्रीज होगा लाइक दिस। उसके बाद साइन का वैल्यू नेगेटिव भी होता है, ठीक है। जब जब एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो जाती है, यू नो दैट इफ एंगल बिकम मोर देन 180 डिग्री, एंगल कम्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तब साइन का वैल्यू माइनस में जाता है। जैसे आपको मालूम है साइन ऑफ 270 डिग्री इज -1, तो इसके बाद साइन माइनस में जाएगा। एज द साइन विल गो इन नेगेटिव, ईएमएफ विल आल्सो गो इन नेगेटिव। नेगेटिव ईएमएफ क्या होता है मैं अभी बताऊंगा 2 मिनट की बात, बट साइन का टर्म जब नेगेटिव जाएगा, ईएमएफ भी नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव मतलब ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, इट विल गो बिलो द एक्स एक्सिस। साइन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है, -1 इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन। अब चेक करो ट्रिग्नोमेट्री में साइन ऑफ 270 कितना होता है, आपको मालूम होगा साइन 270 इट्स -1, सो ईएमएफ कितनी हो जाएगी -1 into E naught which is -E naught, तो the minimum value that it can take is -E naught, ये देखो। उसके बाद -1 से ये और नीचे नहीं गिरता है, -1 is the lowest value, उसके बाद ये और ऊपर नीचे नहीं गिरेगा, फिर मतलब और ऊपर जाएगा फिर से लाइक दिस वे, ठीक है। इसी को आप वो बोलते हो ना साइनोसॉइडल ग्राफ, साइनोसॉइडल ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ठीक है, जिनको ये ग्राफ अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि इसका मतलब क्या है इस ग्राफ का, इसका मतलब ये है, देखो लुक एट माय फिंगर्स, ठीक है। टाइम आगे बढ़ेगा इसलिए ये जो मेरी टाइम क्योंकि आगे बढ़ता है, टाइम गोज ऑन, इसलिए ये फिंगर्स भी आगे बढ़ेंगी, लेकिन ये ऊपर और नीचे देखो कैसे मूव हो रहे, वो देखो ऐसे, मतलब 0 से स्टार्ट हो गए, ईएमएफ इज इंक्रीजिंग रीचिंग टू पीक, then becoming 0, then going in the negative direction, then again going to 0, देखो ऐसे ईएमएफ ऐसे चेंज हो रहा है, सी माय मूवमेंट, ईएमएफ ऐसे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वो आगे बढ़ रहा है इसलिए ग्राफ भी आगे जा रहा है, बट एक्चुअली सिर्फ अगर हम लोग ऊपर नीचे कैसे वर्टिकल मोशन देखें ग्राफ का, ग्राफ ऐसे चेंज हो रहा है, it means the EMF is oscillating between two extreme values, the extreme values are -E naught and +E naught। स्टूडेंट मैं इस टॉपिक पे इसलिए इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियली बहुत यूजफुल है ये, इतना एक स्टूडेंट को आना ही चाहिए एसी सर्किट्स, क्योंकि यही एसी सर्किट्स की स्टार्टिंग होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की ये स्टार्टिंग है, ठीक है। तो बेस अच्छा रहेगा तो आप आगे कर पाओगे, इंजीनियरिंग वगैरह में भी काम आएगा, बेस अच्छा रखो। तो ईएमएफ इज चेंजिंग लाइक दिस, ठीक है, अप एंड डाउन, ये है ईएमएफ की चेंजिंग लाइक दिस। इसके साथ टाइम आगे बढ़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे हो रहा है, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। अब इसमें एक डाउट आपको आ रहा होगा, मे बी ये नेगेटिव ईएमएफ आ रहा है ना, साइन का वैल्यू जब -1 होगा ईएमएफ विल बी नेगेटिव, व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव ईएमएफ, नेगेटिव आ रहा है उसका क्या मतलब है, तो वो मैं समझा देता हूँ, लुक एट इट। आपको ये कॉइल याद होगा राइट, ठीक है, कॉइल याद है, ठीक है। सपोज मैंने जैसे बताया कि जब ये कॉइल रोटेट करती है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज ईएमएफ इंड्यूस होता है। सपोज दिस एंड वर्क एज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस अदर एंड वर्क्स लाइक अ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक दिख रहा है। तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, यहां से करंट ऐसे बनेगा, सी वो करंट इस कॉइल में से फ्लो होगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर नीचे आएगा लाइक दिस, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद क्या होगा, नेगेटिव ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये सपोज पॉजिटिव ईएमएफ है, नेगेटिव ईएमएफ मतलब ये प्लस माइनस जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गया, प्लस माइनस जो पोलैरिटी ना वो चेंज हो गया, जो प्लस था वो माइनस बन गया
और जो माइनस था वो टर्मिनल प्लस बन गया। पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा हो जाता है। अब तो करंट का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा, करंट विल फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। सो पॉजिटिव ईएमएफ क्या होती है? पॉजिटिव ईएमएफ विल बी वन पोलैरिटी, प्लस माइनस एक तरफ होगा। नेगेटिव ईएमएफ में वो रिवर्स हो जाएगा। अगर पोलैरिटी प्लस माइनस साइन जो वो रिवर्स हो गई, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव पीक, नेगेटिव ईएमएफ। नेगेटिव ईएमएफ में पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो उल्टी हो जाएगी, करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होना चालू हो जाएगा हमारे सर्किट में। देखो ये एक सर्किट है, दिख रहा है? करंट देखो इसमें बल्ब में से भी फ्लो होगा, करंट इस कॉइल में से भी फ्लो होगा। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होना चालू कर देगा। ठीक है, करंट उल्टा फ्लो होगा, मैं बोलूंगा मैंने ईएमएफ भी उल्टी हो गई, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ईएमएफ। ठीक है, सो दैट इज नेगेटिव ईएमएफ। क्लियर है? ये सब A to Z जो भी है सब बता दिया मैंने, कुछ बचा ही नहीं है जो बताने के लिए है अभी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखो। ठीक है, तो ये नोट कर लो, जो चीज नोट करनी है, स्पेशली ग्राफ नोट कर लो। ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछो अभी इन दिस टॉपिक। कुछ कंफ्यूजन है तो अभी भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, टेल मी। तब तक कंप्लीट कर लो ये। कंप्लीट करो। हेलो सर। हाँ जी बोलो। हाँ सर, इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, मतलब करंट का वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए। तुम नहीं निकाल पाओगे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, क्योंकि जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है भाई। मैंने बताया ना, पॉजिटिव ईएमएफ होती है, फिर नेगेटिव ईएमएफ हो जाती है, फिर पॉजिटिव ईएमएफ होती है, फिर से नेगेटिव ईएमएफ होती है। तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। आप उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ही नहीं कि आप निकालोगे उसको। इट्स अ कंटिन्यूअस वेरिएशंस आर देयर। मतलब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज होगा कॉइल में से, फिर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। एक एक डायरेक्शन इंस्टेंट रुकेगा। में, हाँ, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में तो मतलब ऐसा निकाल सकते हैं ना? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में निकालना है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कभी भी निकालना होता है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है, वो आप बराबर बोल रहे हो। एक इंस्टेंट में निकालना है तो ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। लेकिन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल खाली एक केस में लगता है, वो जो मोशनल ईएमएफ था ना, कि एक रॉड मूव कर रही है, रॉड वाज मूविंग, वो रॉड के केस में पता लगा सकते हो। बाकी केसेस में अगर तुमको इंड्यूस करंट निकालना है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं यूज होता है। बाकी केसेस में लेंजिस लॉ को थोड़ा हेल्प कर सकता है आपको निकालने के लिए। अगर आपको चाहिए एक इंस्टेंट पे कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखो, लेकिन वो लेंजिस लॉ से होगा, इससे नहीं होगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से नहीं होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल खाली मोशनल ईएमएफ टॉपिक में ही लगता है। देखो, सपोज ये कॉइल है, इसमें से ऐसे फ्लक्स जा रहे हैं, देखो, ठीक है। और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जो आप बोल रहे हो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, आपने देखा कि इसमें से जो फ्लक्स है ना, वो सपोज बढ़ रहे हैं, द फ्लक्स आर इंक्रीजिंग। इसका रोटेशन ऐसा हो रहा है, इट इज रोटेटिंग इन सच अ वे दैट फ्लक्स थ्रू दिस आर इंक्रीजिंग। तो अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ, इसमें इंड्यूस करंट बनेगा। इंड्यूस करंट ऐसा होगा, वो इस फ्लक्स की इंक्रीज को अपोज करेगा। चेंज ऑफ फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उस इंक्रीज को वो अपोज करेगा इंड्यूस करंट। यही लेंजिस लॉ है। अब वो कैसे अपोज करेगा? ये फ्लक्स देखो कैसे जा रहे हैं और ये ग्रो हो रहे हैं, तो इनको ऑपोजिशन देने के लिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट बना मतलब नॉर्थ पोल बना। जिस कॉइल का जो करंट, अगर कोई कॉइल का जो फेस है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है, मतलब दैट फेस विल वर्क लाइक अ नॉर्थ पोल। तो कॉइल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। जैसे नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी, नॉर्थ पोल से फ्लक्स स्टार्ट होते हैं, टर्मिनेट नहीं होते हैं। फ्लक्स स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, दे डू नॉट टर्मिनेट। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स आ रहे थे ना, जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है, वो अपने आप थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने लगेंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल गिव्स, या ऐसे भी मान सकते हो, नॉर्थ पोल अपने कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ऐसे। ये जो फ्लक्स है प्रोड्यूस बाय द नॉर्थ पोल, दे विल बी अगेंस्ट द इनकमिंग फ्लक्स।
तो ओवरऑल नंबर ऑफ फ्लक्स जो पास हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे हमारे इसमें से, कॉइल में से। ऑपोजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी कॉइल, तो ओवरऑल फ्लक्स कम हो जाएंगे, मतलब जो इंक्रीजिंग फ्लक्स था उसको ऑपोजिशन मिलेगा। तो ऐसे इंड्यूस करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो आपको लेंजेस लॉ से निकालना होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, सो आई थिंक ये पूरा क्लियर है अभी। दिस इज कॉल्ड एसी जनरेटर। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैं सोच रहा हूँ कल का लेक्चर हम लोग लेंगे जो पूरा न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। टुडे आई एम कवरिंग थियरी मोर, क्योंकि इस चैप्टर में काफी थियरी भी है। नेक्स्ट टॉपिक है एडी करंट्स। एडी करंट्स, ठीक है, ठीक है। एडी करंट्स, एडी करंट्स क्या होता है, ध्यान से देखो। आई थिंक इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू। कभी पहले सुना है एडी करंट्स नाम की चीज? 10th में था क्या एडी करंट्स? नहीं सर, नहीं सर। इट्स द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग सच वर्ड, है ना? ठीक है, एडी करंट्स, ठीक है। एक्चुअली में एडी क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूँ। एडी आपको अभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद एडी किसी साइंटिस्ट का नेम होगा, एडी टेडी ऐसा कुछ, तो एडी किसी का नाम होगा तो इसलिए एडी करंट्स है। ऐसा नहीं है, एडी किसी का नेम नहीं है। एडी क्या होता है, जब आप पानी में पत्थर गिराते हो, सपोज एक शांत पानी खड़ा है, देयर इज अ स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में आप पत्थर गिराते हो तो देखा है पानी में रिंग्स बनती हैं, देयर आर रिंग्स फॉर्मेशन। वो एक्चुअली में वेव्स होती हैं, दे आर एक्चुअली वेव्स, बट दिखती कैसे है, वो रिंग्स के जैसे दिखती है। वो जो रिंग्स बनती है ना पानी में, उन रिंग्स को एडीज कहते हैं। एडीज मतलब कुछ घुमावदार गोल गोल रिंग्स, उनको एडी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडी का मतलब है पानी में बनने वाली रिंग्स को बोलते हैं एडी। ठीक है, अब व्हाट इज एडी करंट्स? सी, इमेजिन ये एक मेटल का ब्लॉक है, इट्स अ थिक मेटल ब्लॉक। अभी तक हम लोग कॉइल्स ही ले रहे हैं कब से, वी आर टेकिंग कॉइल्स ओनली। तो इस बार कॉइल नहीं लिया है, वी आर टेकिंग अ थिक मेटल ब्लॉक। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे, देयर वाज वन साइंटिस्ट हुज नेम इज फोकॉल्ट। फोकॉल्ट करके एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, फोकॉल्ट ने क्या किया, एक मेटल का ब्लॉक लिया और एक मैग्नेट ले लिया। दिस इज अ मैग्नेट, सी टू इट, ये मैग्नेट है। अगर आप मैग्नेट को इस ब्लॉक के नियर बाय होल्ड करेंगे, इफ सपोज मैग्नेट इज हेल्ड नियर द ब्लॉक, तो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होंगी ना। ये देखो, नो डाउट ये जो लाइंस है ना, दे विल स्प्रेड एंड दे विल गो टुवर्ड्स द साउथ पोल। ऐसे ऐसे होगा, देखो देखो ध्यान से। लेकिन ये जो लाइंस है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक फैलती हैं, ऐसा नहीं है लिमिटेड डिस्टेंस तक फैलती हैं, दे स्प्रेड अप टू लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये जो लाइंस है वो पूरे मेटल ब्लॉक से भी पास होंगी, दे विल पास थ्रू मेटल ब्लॉक। तो देयर आर मैग्नेटिक लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू मेटल ब्लॉक। अब फोकॉल्ट ने क्या किया, फोकॉल्ट ने ये जो ये जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट को आगे पीछे करना शुरू किया, ऐसे मतलब सीरियस ऐसे, लाइक दिस। मैग्नेट को ऐसा मूव करना चालू किया। तो मैग्नेट को जब आगे लेके जाओगे तो फ्लक्स थ्रू द मेटल ब्लॉक विल इंक्रीज, और मैग्नेट को जब पीछे लेके जाओगे तो फ्लक्स थ्रू द मेटल ब्लॉक विल डिक्रीज। आगे लेके जाएंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होंगे, पीछे लेके जाएंगे तो फ्लक्स डिक्रीज होंगे। मतलब इस मेटल ब्लॉक में से कंटिन्यूअसली फ्लक्स आर व्हाट, चेंजिंग। ठीक है, कंटिन्यूअसली फ्लक्स आर चेंजिंग। हाँ, अब कुछ स्टूडेंट को दिमाग में ये आएगा कि हाँ सर अभी मेटल ब्लॉक में करंट इंड्यूस होंगे, फैराडे लॉ, करंट इंड्यूस होगा। ये पूरा मेटल का ब्लॉक है स्टूडेंट, कोई सर्किट नहीं है, इट्स अ मेटल ब्लॉक, कोई सर्किट नहीं है जिसमें करंट बनेगा। आप सोचो एक पूरे ब्लॉक में करंट कैसे बन जाएगा? करंट मतलब करंट के फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ चाहिए होता है, करंट नीड सम क्लोज पाथ टू फ्लो। क्या आपको लगता है मेटल ब्लॉक एक क्लोज पाथ है? एक मेटल बोलो, पूरा मेटल का ब्लॉक एक क्लोज पाथ है? नहीं। तो अभी होगा क्या मैं बताता हूँ क्या होने वाला है, लेकिन फोकॉल्ट ने क्या किया पहले वो क्लियर करो। फोकॉल्ट ने मैग्नेट को आगे पीछे मूव किया
उससे क्या होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द मेटल ब्लॉक वर चेंजिंग। फोकॉल्ट को भी मालूम नहीं था कि क्या अभी ऑब्जर्व होगा, व्हाट विल बी ऑब्जर्वेशन, ही वाज नॉट नोइंग। तो पता है फोकॉल्ट ने क्या देखा, फोकॉल्ट ने देखा कि जो मेटल का ब्लॉक है ना वो गर्म होना चालू हो गया है, इट स्टार्ट हीटिंग, गर्म हो रहा है, हीटिंग वाज ऑब्जर्व्ड इन द मेटल ब्लॉक। ठीक है, हीटिंग होने लगा, लेकिन कोई शॉक वगैरह नहीं लग रहा था, देयर वाज नथिंग लाइक अ शॉक लग रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट बाहर लीक हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ब्लॉक है ना हीट हो रहा था। तो थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू किया फोकॉल्ट ने, ही स्टार्टेड थिंकिंग, ही स्टार्टेड डेवलपिंग द थिंग्स। तो फोकॉल्ट को इसने ये सोचा कि मेटल ब्लॉक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इजंट इट, मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ओके। जब आप किसी, एक बात बताओ, जब आप किसी कॉइल में से फ्लक्स को चेंज करते हो, व्हेन यू चेंज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, उस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, ट्रू है ये? जब किसी की कॉइल में से फ्लक्स चेंज करते हैं तो करंट इंड्यूस होता है। करंट इंड्यूस होता है मतलब क्या होता है उसमें, करंट इंड्यूस होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग इन अ क्लोज सर्किट्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो जब भी कहीं कॉइल में से फ्लक्स चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मोशन इन द क्लोज्ड कॉइल, इलेक्ट्रॉन मोशन चालू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो कोई कॉइल नहीं है, आई एग्री दैट कॉइल इज नॉट देयर, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ना मेरे पास, मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फोकॉल्ट ने ये माना कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे वो कॉइल में घूमना शुरू करते हैं, यहाँ पर भी वो घूमना शुरू कर देते हैं ऐसे। सी, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है डॉट, ये ऐसा घूमना चालू कर देगा। सपोज यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसा घूमना चालू कर देगा। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसा घूमना चालू कर देगा। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसा घूमेगा। सी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसा घूमेगा। इलेक्ट्रॉन वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे कॉइल में बिहेव कर रहे हैं। कॉइल में क्या होता है, कॉइल भी मेटल की बनी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इंड्यूस करंट बनता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इनसाइड दैट कॉइल। वैसे भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लोज पाथ में घूमना शुरू कर देते हैं ऐसे। तो ये देखो जो दिख रहा है ना ये सर्कल्स, these are the circular orbits in which electron starts revolving inside the metal। तो जो सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, ये ऐसा लग रहा है जैसे पानी में रिंग्स नहीं बनती हैं गोल गोल, वैसे रिंग्स के जैसे दिख रही है। तो these are like eddies formed in the water, रिंग्स को एडीज बोलते हैं। तो एडीज जो पानी में बनती है वैसे दिख रही है, तो दैट इज कॉल्ड एडी करंट्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट बनेगा, देयर विल बी करंट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक एक ऑर्बिट में, जो मैंने एक एक ऑर्बिट बनाया, एक एक ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एज इफ सेकेंड ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो इससे करंट बनेगा। दिस करंट विच इज फॉर्म्ड बाय द सर्कुलर रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल, मेटल के अंदर इंटीरियर में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इनके घूमने से जो करंट बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से जो ऐसा करंट बनता है, इट इज कॉल्ड एडी करंट। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, एक बात है, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे, आपको पता है जब वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, व्हेन दे फ्लो थ्रू द वायर, तो वायर को हीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस अ हीट। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो हो रहे हैं ऑर्बिट्स में, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे ना, तो व्हाइल फ्लोइंग दे विल ऑफन कोलाइड विद एटम्स। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे भी घूमेंगे ना, तो वो एटम के साथ टकराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये मत सोचना कि ये इलेक्ट्रॉन है ना ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, एटम के ऑर्बिट्स में नहीं, इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर घूम रहे हैं। तो व्हाइल रिवॉल्विंग दे ऑफन कोलाइड विद एटम्स, उससे हीट बनती है, दैट्स व्हाई ये मेटल ब्लॉक हीट अप हो जाता है, इट गेट हीटेड। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछता हूँ, वन लास्ट थिंग आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं उससे करंट बन रहा है ना, उस करंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब वो करंट का डायरेक्शन किस लॉजिक पे होगा, कौन सा लॉजिक लगाएंगे उस करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए?
एनीबडी, मतलब करंट, अच्छा एक काम करो, मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, सर मूविंग अगर ये चार्ज इन अ मैग्नेट है ना, मैग्नेटिक, वापस बोला, क्या बोल रहा? मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके हिसाब से डायरेक्शन उसका मतलब निकाल सकते। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, ये जो करंट का डायरेक्शन है वो मतलब कैसे फाइंड कर पाएंगे, लॉजिक क्या होगा, मतलब किस तरीके से करंट फ्लो होगा? लेंजिस लॉ बोलना चाहिए आपको, लेंजिस लॉ, आंसर है लेंस। ऋषिकेश ने बराबर आंसर दिया, ऋषिकेश वाडिले, ही गिवन अ करेक्ट आंसर, ही सेड लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ से होगा ना बेटा। एक एग्जांपल देता हूँ, ये मैग्नेट का सपोज नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को तुम जैसे जैसे नजदीक लेते जाओगे, नॉर्थ नजदीक आते जा रहा है, तब उसको अपोज कैसे करोगे? बाय प्रोड्यूसिंग नॉर्थ पोल इन द कॉइल ना, तो करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। जब नॉर्थ पोल नजदीक आएगा, यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, तो वहां पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा, यहाँ पे ऐसे नॉर्थ के सामने नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो हमेशा फ्लक्स की चेंज को अपोज करेगा। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द एडीज, जो करंट होगा वो करंट ऐसा होगा कि वो इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। मैग्नेट को एक्चुअली में अपोज नहीं करेगा, मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। मैग्नेट के मोशन से ही फ्लक्स चेंज हो रहे हैं ना, अगर मैग्नेट मूव ना करे तो फ्लक्स कहां से चेंज होंगे? तो अल्टीमेटली फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। आपको बोलना चाहिए दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस करंट इन द एडी करंट्स, जो भी इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। सो अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ इसका डायरेक्शन डेवलप होगा। समझा? इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा दूंगा। चलो, वन प्रैक्टिकल एग्जांपल आल्सो आई विल शो यू रिगार्डिंग दिस। ठीक है, समझा ये? तो ये एडी करंट्स है। ठीक है, अब एडी करंट्स की मैं एक या दो खास पॉइंट्स बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडी करंट्स। पहले पॉइंट ये है कि जो एडी करंट्स है ना, दे कैन प्रोड्यूस हीट। एडी करंट से हीट बनती है, मेटल ब्लॉक गर्म होता है। ठीक है, आपको मालूम है जो नॉर्मल करंट्स होते हैं सर्किट में, करंट से हीट बनती है, एडी करंट से भी हीट बनती है। तो एडी करंट कैन कॉज हीट, लिख लो ये चीज। एडी करंट्स कैन कॉज हीट, लिख लो। हाँ, सेकेंड पॉइंट भी बता रहा हूं मैं। सेकेंड पॉइंट, द एडी करंट्स cannot cause the sparking। एडी करंट से स्पार्क नहीं बनता है, स्पार्क नहीं होता है। अब एक बात, कभी देखा होगा, कभी कभी किसी वायरिंग में स्पार्क हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो चिंगारियां निकलती हैं, स्पार्क निकलता है। करंट से स्पार्क भी निकलता है, लेकिन एडी करंट से स्पार्क नहीं निकलता है। अभी स्पार्क क्या होता है देखो, अगर किसी को ये नहीं पता स्पार्किंग क्या होती है, देखो सपोज ये दो वायर्स है, बीच में गैप दिख रहा है, ये जो लेफ्ट वाली वायर है ना, जो लेफ्ट वाली वायर है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ी हुई है, और जो राइट वाली वायर है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन ये देखो दोनों वायर के बीच में गैप है, तो करंट कैन नॉट फ्लो, क्योंकि बीच में गैप आ गई है, तो करंट कैन नॉट फ्लो बिटवीन पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट। लेकिन अगर आपने क्या किया, इन दोनों वायर्स को बहुत ही नजदीक लेके आए, यू ब्रिंग दीज टू वायर वेरी वेरी क्लोज, तब क्या होगा, तब ऐसा होगा कि जो करंट है ना वो ये छोटी सी एयर गैप को क्रॉस करके दूसरे टर्मिनल पे चला जाएगा ऐसे, तब इन दोनों वायर्स के बीच में स्पार्क होता है, चिंगारियां निकलती है। देखा है ऐसा चीजें? हाँ सर। तो ऐसे तो मतलब करंट स्पार्क भी प्रोड्यूस कर सकता है। कब होता है? जब आप इस करंट जब सर्किट को ओपन कर देते हो, दोनों वायर्स को देखो, ये दो वायर्स, इसको ऐसे अलग कर दिया, सर्किट ओपन हो गया। ओपन सर्किट करके दोनों वायर्स के बीच में जो गैप है उसको कम करेंगे, यू कीप अ वेरी शॉर्ट गैप बिटवीन द टू वायर्स, तो वो करंट उस शॉर्ट गैप को क्रॉस करके दूसरे वायर में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पार्किंग, वो स्पार्क होता है। यहाँ पर ऐसा स्पार्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे करंट है ना वायर्स में फ्लो नहीं हो रहा है, क्या वायर को ऐसे तोड़ दोगे, करंट अपने आप एक क्लोज पाथ में फ्लो हो रहा है, इस क्लोज पाथ को आप ब्रेक नहीं कर सकते ना, इसलिए यहाँ पे स्पार्किंग का कोई चांस ही नहीं है। देयर इज नो चांस ऑफ स्पार्किंग विथ दिस करंट। क्लियर? वेरी मच।
समझा? लेकिन इसका एक सीरियस इफेक्ट ये है कि ये हीट बना सकता है, हीट बनाता है, यही इसका एप्लीकेशन में भी आता है। इट्स वन ऑफ द एप्लीकेशन दैट इट कैन प्रोड्यूस हीट। ठीक है स्टूडेंट? ठीक। हाँ, अब मैं आपको ये इसका एक मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, एडी करंट्स का एक एग्जाम्पल। ठीक है, वन सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एडी करंट्स। देखो, सी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एडी करंट। सपोज एक नॉर्थ पोल है और यहां पर एक साउथ पोल है। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट? देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या करना है, ये देखो, सपोज ये रूफ है, इट्स अ रूफ, रूफ से एक पेंडुलम हैंग हो रहा है, देयर इज अ पेंडुलम हैंगिंग। लेकिन ये पेंडुलम का जो बॉब है ना, सी इट्स अ बॉब ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम का जो बॉब है ना वो मेटल की एक डिस्क है, इट्स अ मेटल डिस्क। The bob of the pendulum is in the form of disc of the metal. ये देखो, अब ये पेंडुलम को आप रिलीज कर दो, तो as soon as you release the pendulum, it will do oscillation ना, तो oscillation ये ऐसे करेगा, मतलब जब ये ऑसिलेट करेगा ना तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से जाएगा, इट विल पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही ये ऑसिलेशन चालू करेगा, इट विल एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा, फिर एंटर करेगा, फिर बाहर जाएगा। मतलब ऑसिलेशन जब होगी तो वो बार बार मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, लीव करेगा। ठीक है, तो एक बात, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, एज दिस डिस्क विल एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, क्या लगता है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द मेटल डिस्क, फ्लक्स पासिंग थ्रू द मेटल डिस्क will increase or decrease as it enters the field? Increase. जैसे ये फील्ड में एंटर करेगा, the flux passing through the metal disc will what? Increase. तो फ्लक्स इंक्रीज होंगे तो पता है क्या होगा, इसमें इंड्यूस करंट बनेगा, एडी करंट्स विल बी फॉर्म्ड इनसाइड द डिस्क। इसमें एडी करंट्स बनेंगे डिस्क के अंदर, और एडी करंट्स ऐसे होंगे कि वो मोशन को अपोज करेंगे, मतलब वो इस फ्लक्स की चेंज को अपोज करेंगे। देखो, जिसको डाउट पूछना है ना, माइक ऑन करके पूछो, मैसेज मत करो, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ मैसेज। ओपन योर माइक एंड आस्क, आई एम वेटिंग। करो अभी। हेलो। हाँ बोलो, क्या डाउट है? वो जब क्या बॉब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो थोड़ा स्लो हो जाएगा ना, अपोजिशन की वजह से वेलोसिटी। हाँ हाँ, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा ना, तो सपोज ये नॉर्थ पोल के सामने वो अपना नॉर्थ पोल डेवलप करेगा तो अपोज दिस मोशन, तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। यस, और फिर एक बात, जब ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, सपोज दिस मेटेलिक डिस्क इज गोइंग आउट ऑफ द फील्ड, फील्ड के बाहर जा रहा है, जैसे ये फील्ड के बाहर जा रहा है, लेट्स से इट इज स्विंगिंग आउट ऑफ द फील्ड, स्विंग होते हुए ऐसे फील्ड के बाहर जा रहा है, बाहर जाएगा ना तो इसमें से फ्लक्स डिक्रीज होने लगेंगे, फ्लक्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो ये उसको भी अपोज करेगा, इट विल अपोज द डिक्रीज आल्सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉस, डिक्रीज को भी अपोज करेगा। यस सर। तो क्या होगा, जब ये बाहर जाएगा ना तो नॉर्थ के सामने साउथ डेवलप होगा डिस्क में, ताकि नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और ये बाहर ना जाए। ठीक है, तो मतलब एनी हाउ जब भी ये अंदर फील्ड में एंटर करेगा या जब भी फील्ड के बाहर जाएगा, इट विल गेट डेफिनेटली ऑपोजिशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द करंट, ऐसा होगा कि वो अपोज करेगा मोशन को। तो इससे होता क्या है स्टूडेंट, इससे होता ये है कि जब आप इसको छोड़ देते हो तो ये थोड़ी देर के लिए ऑसिलेट करता है, इट मे ऑसिलेट फॉर लिटिल टाइम, बट कुछ सेकंड्स के बाद इसका ऑसिलेशन रुक जाएगा, इट्स ऑसिलेशन विल बी स्टॉप्ड, ऑसिलेशन स्टॉप हो जाता है रियली, क्योंकि एक बार बताओ, अगर ऑसिलेशन स्टॉप हो गया तो फिर क्या होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क विल बी कांस्टेंट। एक बार ये डिस्क रुक गया, ऑसिलेशन स्टॉप हो गया, तो इस डिस्क में से जो फ्लक्स जा रहे हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे ना, ठीक है, तो फ्लक्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये स्टॉप होगा, वही इसका लास्ट चीज है। एक बात बताओ, आपने स्टूडेंट ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, डैम्प ऑसिलेशन पढ़ा है, डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन,
डैम्प्ड ऑसिलेशन। यस सर। तो डैम्पिंग क्या होता है? अगर कोई ऑसिलेशन स्टॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ सम ऑपोजिशन फोर्स, कोई ऑपोजिंग फोर्स की वजह से कोई ऑसिलेशन अगर स्टॉप हो जाती है, the oscillation which stops after some time, that is called damp oscillation. यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर भी ऑसिलेशन की डैम्पिंग हो रही है कि there is no damping of oscillation? हो रही है डैम्पिंग। यहाँ पर भी ऑसिलेशन डैम्प हो रही है, मतलब there is some opposition given to the oscillation and because of that a continuous opposition the oscillation is stopping, oscillation रुक गई। ठीक है, ठीक है। जिनके दिमाग में ये चीजें अभी भी नहीं जा रही हैं, कुछ स्टूडेंट होंगे वो बोलेंगे सर ये क्या हो रहा है, मेरे तो दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो पहली चीज आपको फोकस करना पड़ता है, पहली चीज तो वो है, यू हैव टू फोकस। ठीक है, फिर भी मैं अगर फिर भी नहीं जा रहा है, एक एग्जांपल दे देता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आप अपने घर में एक पेंडुलम बनाओगे, एक धागा ले लो, नीचे प्लास्टिक का बॉल उसके ऊपर बांध दो, टेक अ थ्रेड, उसके नीचे प्लास्टिक का बॉल उसको बांध दो, बन गया वो पेंडुलम। ठीक है, वो बॉल के पेंडुलम जो है उसको अपने हाथ से मूव करो, पेंडुलम का ऑसिलेशन स्टार्ट करो, स्टार्ट द ऑसिलेशन ऑफ द हैंडमेड पेंडुलम। घर पे एक पेंडुलम बना, उसका ऑसिलेशन स्टार्ट करो, स्टार्ट करके छोड़ दो, क्या लगता है वो सालों साल ऑसिलेट होता रहेगा? ठीक है, नहीं अच्छा ठीक है, कुछ हफ्ते चलेगा ऑसिलेशन, कुछ हफ्ते चला लो, नहीं सर। अरे कुछ घंटे भी नहीं चलेगा, कितनी देर में लगता है ऑसिलेशन रुक जाएगा अपने आप? सर 5-6 सेकेंड में। चलो ठीक है, 5-6 सेकेंड है, चलो आधा मिनट मान लेते हैं, आधे मिनट में तो रुक ही जाएगा। तो आपको तो सोचा है क्यों रुकता है वो, व्हाई इट स्टॉप्स? उसका रीजन है डैम्पिंग। जब वो पेंडुलम घर में आप पेंडुलम बना उसको घुमाओ, तो जब वो घूमेगा तो एयर रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, एयर रेजिस्टेंस। आपके घर में एयर है ना, तो एयर से रेजिस्टेंस मिलेगा, एयर की रेजिस्टेंस की वजह से वो रुक जाएगा। ठीक है, एयर हटा दो, वैक्यूम में उसको ऑसिलेट कराओ, वैक्यूम में ऑसिलेट कराओ, तो वैक्यूम में एयर नहीं मिलेगी, तो एयर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, वैक्यूम में वो सालों साल ऑसिलेट होता रहेगा। छोड़ दो पेंडुलम को वैक्यूम में, और 1 साल बाद आ जाओ, 1 साल बाद भी देखोगे वो घूम रहा है अभी भी बिना किसी एफर्ट्स के, दैट इज अनडैम्पिंग। यहाँ पर डैम्पिंग होगा, तो यहाँ पे भी डैम्पिंग हो रहा है स्टूडेंट। whenever this pendulum is oscillating it is getting continuous opposition according to Lenz's law, तो यहाँ पे भी डैम्पिंग हो रही है। this kind of a damping जो हो रहा है ना, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, it is known as electromagnetic damping. So here electromagnetic damping will occur. यहाँ पर electromagnetic damping है, जैसे electromagnetic damping. Clear with this example? एडी करंट्स के भी बहुत सारे यूजेस भी है, देयर आर many uses of eddy currents also, but वो सिलेबस में नहीं है हमारे, we have to go only this much with the eddy currents. Clear everybody with eddy currents? तो एक काम करो, एट द एंड मैं एडी करंट्स का स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, जस्ट आई एम गिविंग यू डेफिनेशन ऑफ एडी करंट्स, राइट इट डाउन। एडी करंट्स का डेफिनेशन लिखो, इसमें लिखो whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux passing through a piece of conductor, passing through a piece of conductor, ठीक है, कंडक्टर मतलब मेटल हो गया यहाँ पर, है ना, passing through a piece of conductor, then the current is induced, inside the conductor, the current is induced inside the conductor in the form of
circular rings, in the form of circular rings, similar to circular rings, similar to the rings, similar to the rings formed on water surface, similar to the rings formed on water surface. ठीक है, full stop. Such currents are known as eddy currents. Such currents are known as eddy currents. Very clear? बस क्लियरिटी रखो, एग्जाम में अपने आप लिख लोगे, थोड़ा क्लियरिटी रखो खाली. हाँ, वेरी मच क्लियर. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ. अभी भी कुछ स्टूडेंट को मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर का अगर सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग चैप्टर में कर क्या रहे हैं अभी अल्टीमेटली. अभी एडी करंट किया, उससे पहले एसी जनरेटर किया था, उससे पहले मोशनल ईएमएफ किया था, याद है? मोशनल ईएमएफ से पहले लेंजिस लॉ और फेराडे लॉस किए थे. तो अगर आपको सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से टॉपिक में ले रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ. इस चैप्टर में पता है क्या? सिर्फ इस चैप्टर में एक ही मेन चीज है कि किसी कॉइल में से फ्लक्स चेंज करने पर उसमें इंड्यूस करंट बनता है. मेन तो यही है. इसी को ही हम लोग डिफरेंट केसेस ले रहे हैं. यही चीज डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे होती है वही देख रहे हैं. यही सेम चीज, द करंट इज इंड्यूस्ड व्हेनेवर फ्लक्स आर चेंजिंग. यही चीज हमने एडी करंट्स में देखी, यही चीज हमने मोशनल ईएमएफ में देखी, यही चीज हमने एसी जनरेटर में भी देखा. तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द सिंपल लॉजिक दैट करंट इज इंड्यूस्ड व्हेनेवर फ्लक्स आर चेंजिंग. सब उसी के ऊपर है. यही चीज हम लोग देख रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, यही सब है. गेटिंग? तो मतलब इस चैप्टर में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है ही नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट है जो बार बार घूम रहा है. दैट्स द मेन थिंग. तो अगला जो टॉपिक है ना, वो भी ऐसा एक सिचुएशन है जिसमें करंट इंड्यूस होता है. ठीक है, तो अभी लेकिन ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इनकी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं. देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ दिस. ठीक है, ठीक है. एंड डोंट वरी, एप्लीकेशंस भी हमें आगे देखनी है थोड़ी बहुत. ठीक है, अगला जो टॉपिक है, इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन. ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेल्फ इंडक्शन. ठीक है, सेल्फ इंडक्शन अगला टॉपिक है. आज मैं इसको करा देता हूँ, एंड टुमारो द होल लेक्चर वी विल डेडिकेट टू न्यूमेरिकल्स. वो भी बता देता हूँ मैं, कल सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. ठीक है, आज थियरी कर लेते हैं. सेल्फ इंडक्शन. अब देखो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है. आपने सोलेनॉइड का नाम सुना है? सोलेनॉइड, सोलेनॉइड तो मालूम है आपको क्या होता है. तो सपोज यहाँ पे मैं एक सोलेनॉइड बना रहा हूँ. सी टू इट. ये देखो एक सोलेनॉइड है, इसको मैं कॉइल भी बोल सकता हूँ. इट्स अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स. कॉइल ही है. खाली कॉइल और सोलेनॉइड में बेसिकली फर्क क्या होता है? कॉइल में जो टर्न्स होते हैं ना, वो एक ही जगह पे होते हैं, दे एट वन प्लेस. सोलेनॉइड में क्या होता है, जो टर्न्स है वो एक पर्टिकुलर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. इतनी लेंथ में, देखो इतनी लेंथ में सारे टर्न्स डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर यही टर्न्स यहाँ पे आ जाए, एक ही प्लेस पे आ जाए, तो वो कॉइल बन जाता है. सोलेनॉइड इज ऑल्सो लाइक अ कॉइल having n turns, but turns are spread in the particular length. ये सोलेनॉइड है. ठीक है, अब आपको ये भी मालूम है कि अगर इस सोलेनॉइड को मैं करंट पास करूं, सपोज देखो इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं. सी, यहां पर मैंने एक स्विच लगा दिया है, देखो. अब देखो आपको यहाँ पे ये स्विच ओपन लग रहा होगा, है ना? ठीक है, ओपन मैंने दिखाया है, एग्री, बट अज्यूम करो कि क्लोज्ड ही है. अज्यूमिंग दैट इट इज क्लोज्ड. एक बात, अगर ये स्विच क्लोज्ड है और ये बैटरी है ऑफ ईएमएफ ई, अज्यूमिंग स्विच क्लोज्ड है, तो करंट डेवलप होगा ना. ये देखो करंट ऐसा फ्लो होगा. ये कोई इंड्यूस करंट नहीं है. इट इज नॉट इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये नॉर्मल करंट है, कन्वेंशनल करंट. ठीक है, ध्यान से देखो, इसको आराम से करेंगे. अब आप बताओ क्या लगता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय सोलेनॉइड होगा क्या आसपास?
Will there be any magnetic field generated by solenoid? Yes sir. Yes, sir. हाँ, अब वो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में बनता कैसे है, प्रोसेस क्या है, वो ध्यान से देखो. स्लोली मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ, बनती कैसे है. एक्चुअली में क्या होता है, जब ये करंट फ्लो होता है ना, लेट्स से द करंट इज फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट टर्न, करंट फर्स्ट टर्न से फ्लो हो रहा है. मेरा इंटरेस्ट खाली फर्स्ट टर्न में है, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन द फर्स्ट टर्न. तो करंट देखो फर्स्ट टर्न से फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे, सीरीज दिख रहा है. हाँ, तो ये जो टर्न है ना, ये जो फर्स्ट टर्न है, इसका एक फेस नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा और एक फेस साउथ की तरफ बिहेव करेगा. जिस फेस से ये करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, देखो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, देखो, तो ये फेस नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ. दूसरा फेस साउथ की तरफ बिहेव करेगा. तो नॉर्थ से क्या होगा, नॉर्थ में से कुछ फ्लक्स रिलीज होंगे. ये देखो, ये देखो कुछ फ्लक्स निकले, दिख रहे, ये नॉर्थ से निकले. ठीक है, अल्टीमेटली दिस फ्लक्स वांट्स टू गो टुवर्ड्स द साउथ पोल. ये फ्लक्स साउथ की तरफ जाएंगे. लेकिन ऐसा ही सेम चीज सेकंड टर्न के साथ भी होगा, सेकंड टर्न के साथ भी सेम चीज होगा. द फ्लक्स विल आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड टर्न, फ्लक्स विल आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्ड टर्न, फ्लक्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्थ टर्न. ये देखो सेम, हर एक टर्न जो है ना, एवरी टर्न विल प्रोड्यूस इट्स ओन फ्लक्स. जब उसमें से क्या पास होगा, करंट. तो यही सब फ्लक्स हर एक टर्न से पास होंगे. ईच फ्लक्स विल पास थ्रू ईच टर्न. एक एक फ्लक्स एक एक टर्न से पास होगा, लाइक दिस. देखो ऐसा कुछ हो जाता है, एंड अल्टीमेटली ये फ्लक्स बाहर आके फिर ऐसे टर्न लेते हैं, लाइक दिस. बराबर है, दिस थिंग हैपेंस. बट इसमें एक चीज, मतलब मेनली क्या मैंने बताई, वो चीज ये कि फ्लक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एंड एवरी टर्न. हर टर्न जो है, एवरी टर्न प्रोड्यूसेस इट्स ओन फ्लक्स. देखो ये एक टर्न है, इसने अपने फ्लक्स बनाए, इसके फ्लक्स नेबरिंग टर्न से भी पास होंगे. ईच टर्न प्रोड्यूसेस इट्स ओन फ्लक्स एंड दोस फ्लक्स आर पासिंग थ्रू द नेबरिंग टर्न्स आल्सो. ठीक है, ऐसा है. अब देखो अभी मेन काम चालू हो रहा है. ठीक है, ये फील्ड बन गई. अब देखो ये स्विच मैंने आपको बताया था कि क्लोज्ड है, स्विच इज क्लोज्ड, तभी करंट बन रहा है. अब अगर मैं क्या करूं, ये जो स्विच है ना, इसको ऐसे बार बार ओपन क्लोज करूं, ओपनिंग इट क्लोजिंग इट, ओपन इट क्लोजिंग इट, ऐसे मोमेंटरली मैं ऐसे कर रहा हूं, बार बार स्विच को ओपन क्लोज कर रहा हूं. एक बात है, अगर मैं स्विच को बार बार डिस्टर्ब करूंगा, ओपन क्लोज ऐसे करूंगा, तो क्या लगता है ये करंट कांस्टेंट रहेगा कि करंट भी बार बार फ्लक्चुएट होगा? फ्लक्चुएट. करंट भी फ्लक्चुएट होगा, मतलब करंट भी ऐसा होगा, बार बार बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, ऐसा होता रहेगा. जीरो होगा फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा. तो एक बात है, ये जो करंट है ना, इस करंट की वजह से ये फ्लक्स बने हैं. द फ्लक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द करंट, है ना. तो अगर ये करंट बार बार चेंज करोगे तो ये फ्लक्स का अमाउंट भी चेंज होगा, पता है, ये फ्लक्स भी बार बार चेंज होंगे. तो अब आप कोई भी एक टर्न ले लो, यू टेक एनी टर्न, सपोज आप कोई भी एक टर्न ले लो, उस टर्न से जो फ्लक्स जा रहे हैं, आपको क्या लगता है जो टर्न से फ्लक्स जा रहे हैं वो चेंज होंगे कि नहीं होंगे चेंज? यू टेक एनी वन टर्न एंड थिंक ओवर इट, उससे जो फ्लक्स जा रहे हैं वो क्या होंगे? चेंज. तो हर एक, सो इससे क्या होता है, इन एवरी टर्न हाँ सॉरी कुछ बीच में प्रॉब्लम आ गया. दिख रहा है अभी स्क्रीन? यस सर. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इन एवरी टर्न फ्लक्स विल चेंज ना, हर एक टर्न से जो फ्लक्स है वो चेंज होंगे. तो यू टेक एनी टर्न, उसमें से फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी लाइक अ कॉइल. सो ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन एवरी टर्न. हर एक टर्न में ईएमएफ इंड्यूस होती है एक्चुअली, क्योंकि कोई भी एक टर्न ले लो उसमें से फ्लक्स आर चेंजिंग. तो EMF will be induced in every turn. The summation of all the EMFs produced in every turn. सारे जो EMF induce हुई, हर एक टर्न में EMF induce होगी. Summation of all the EMFs induced in every turn. उस
समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ को मैं बोल सकता हूँ टोटल ईएमएफ इंड्यूस ना, टोटल ईएमएफ इंड्यूस को हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ, वी कॉल इट एज अ बैक ईएमएफ। तो इस कॉइल में ना बैक ईएमएफ इंड्यूस होगी, बैक ईएमएफ इज अ टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। और वो क्यों इंड्यूस हुई, क्योंकि हर एक टर्न में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इट्स अ सम ऑफ ऑल टर्न्स। हर एक टर्न में क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि उसमें से फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो बैक ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये जो पूरी फिनोमेना मैंने आपको समझाई ना, इस फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन मतलब इंड्यूस होना, ठीक, इंडक्शन मींस इंड्यूस। लेकिन सेल्फ इंडक्शन क्यों बोलते हैं, मैं समझा देता हूं। एक बात बताओ, ये जो आपने करंट है, करंट जो है इस कॉइल में से पास हो रहा था, इस करंट को आपने चेंज किया बाय चेंजिंग द स्विच, तो करंट पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर कॉइल वाज चेंज्ड, ठीक है। करंट इस कॉइल में से पास हो रहा है, इस करंट को आपने चेंज किया, उस वजह से बैक ईएमएफ बना। बैक ईएमएफ भी सेम कॉइल में बना ना, जिस कॉइल से करंट चेंज किया उसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ भी बना। यहां पर आपको क्या लगता है स्टूडेंट, दो कॉइल्स इन्वॉल्व है कि एक ही कॉइल इन्वॉल्व है? जो मैंने अभी बताया, जो मैं पूछा उसका आंसर दो। जो हमने अभी सेल्फ इंडक्शन बताया उसमें एक ही कॉइल है कि दो कॉइल्स है? एक ही कॉइल है, एक ही कॉइल है। तो इसलिए इसका नाम सेल्फ इंडक्शन रखा गया है। एक बात बता, हमने सबसे पहले जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चालू किया था, हमने लेंजेस लॉ पढ़ा था। लेंजेस लॉ से भी पहले फैराडे लॉस पढ़े थे, याद है? फैराडे लॉ में याद करो, एक मैग्नेट था और एक कॉइल था, या तो फिर क्या था, दोनों कॉइल्स थी, याद है? कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट, मैं वही सर्च कर रहा हूँ एक्चुअली। कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट याद है? दोनों कॉइल्स ही थी, हाँ ठीक है। सो या हियर वी गॉट, हाँ, डू यू रिमेम्बर कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट? एक कॉइल और दूसरा भी कॉइल ही लिया था, ऐसा कुछ यहां पर नहीं दिख रहा है दोनों, एक कॉइल और दूसरा मैग्नेट है यहाँ पे, लेकिन कॉइल कॉइल लिया था। तो उसमें बताओ, एक कॉइल में करंट आया था, हमने पास किया था, दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ था, ऐसा हुआ था, याद है? तो टू कॉइल्स वर इन्वॉल्व। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस कॉइल में से आपने करंट चेंज किया उसी कॉइल में करंट इंड्यूस भी हुआ है। आई थिंक वो नोटबुक नहीं है, दूसरे नोटबुक में था। मतलब यूजुअली क्या होता है, यहाँ पर द करंट इज चेंज्ड इन दिस कॉइल एंड ईएमएफ इज आल्सो इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, इसलिए इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो इसमें बैक ईएमएफ बनता है। हम लोग आगे चल के क्या करेंगे, ये जो बैक ईएमएफ है ना, इसका वैल्यू निकालेंगे कि कितनी इंड्यूस होती है, और आगे बहुत चीजें करेंगे मैथमेटिकली, बट पहले फिनोमेना क्लियर करके लो, ठीक है। फिनोमेना समझा क्या बताया मैंने? ठीक है। सो इसको मैं वर्ड्स में कैसे बोलूंगा, ध्यान से सुनो। हाउ विल आई एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स? सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमेना बाय व्हिच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल whenever there is a change of current in the same coil। जब एक कॉइल में आप करंट को चेंज करते हो तो उसी कॉइल में करंट इंड्यूस भी होता है, ईएमएफ इंड्यूस भी होती है। यहाँ में एक ही कॉइल इन्वॉल्व है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, अपने अंदर इंडक्शन होना, ठीक है। सो इसका मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, डोंट वरी, लॉजिक समझा? ठीक है। इसमें आगे बढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ मैं इसका भी। एक बात था, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्लक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एंड एवरी टर्न, फ्लक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एंड एवरी टर्न। सो टोटल फ्लक्स जो है ना, टोटल फ्लक्स विच आर पासिंग ओवर हियर, टोटल फ्लक्स, कल मैंने आपको बताया था टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं। देखो, एक टर्न से जो फ्लक्स जा रहा है ना, द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न आर गिवन बाय बी इनटू ए, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न इज गिवन बाय बी इनटू ए। तो n टर्न्स के लिए ये होता है, याद है? n into b into a। दिस इज फर्स्ट ऑफ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स। लेकिन टोटल फ्लक्स की एक और फॉर्मूला आज हम लोग बनाएंगे। टोटल फ्लक्स की एक और फॉर्मूला है, द टोटल फ्लक्स विच आर पासिंग, ऐसे कहा जाता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर जो ये टोटल फ्लक्स है ना, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट, total flux are directly proportional to this current I,
ठीक है, ये मेरे साथ आप नोट भी कर सकते हो, यू कैन नोट इट डाउन अलोंग विथ मी, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स आर गिवन बाय प्रोपोर्शन टू आई। देखो आपको ये चीज करेक्ट लगेगी, अगर मैं करंट को जीरो कर दूं, इफ आई मेक दिस करंट जीरो, सोलोनॉइड से करंट ही पास नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी आसपास? नहीं बनेगी, फ्लक्स विल आल्सो बी जीरो, ठीक है। सो फ्लक्स विल बी जीरो व्हेन करंट विल बी जीरो, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगले स्टेप में ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करो और कांस्टेंट डालेंगे ना, कांस्टेंट में डालेंगे एल, एल इज अ कांस्टेंट। एल के बारे में जो डिस्कशन है वो मैं कल करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आराम से करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने कांस्टेंट एल डाला है। एग्जैक्टली एल क्या है, इसका मीनिंग हम लोग कल ही देखेंगे, खाली आज मैं एल का नेम बता देता हूँ। एल का नेम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सो यहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट किया है। याद रखो जो इसमें से फ्लक्स जा रहे हैं ना, वो फ्लक्स इस करंट पे डिपेंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि फ्लक्स डिपेंड्स ऑन करंट। तो प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके जो कांस्टेंट है वो एल डाला है। इस एल के बारे में कल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अभी एक चीज करो, बस 2 मिनट का काम है। यू डू वन थिंग, एल तो कांस्टेंट है ना, एल इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज अ कांस्टेंट। अगर ये मैं करंट को चेंज करूं, इफ आई चेंज दिस आई, तो उससे क्या चेंज होगा? फ्लक्स विल चेंज। तो टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी फाई बाई डी टी, डेरिवेटिव ले लिया मैंने, डी फाई बाई डी टी। एल का डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि एल कांस्टेंट है, एल विल नॉट चेंज विथ टाइम। यहाँ पे होगा डी आई बाई डी टी, दिख रहा है? उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल है ये, आई थिंक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में नेगेटिव साइन दे देता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग नेगेटिव साइन टू बोथ साइड्स। दोनों साइड मैंने नेगेटिव साइन दे दिया, -1 दे दिया। What is this minus d5 by dt? Anybody? E back. EMF induced? EMF induced? Yes. Yes, sir. उसका नाम क्या रखा था मैंने EMF induced का? बैक EMF. Back DMF. बैक, ये बैक क्यों बोलते हैं वो भी कल देख लेंगे कि बैक नाम क्यों रखा गया है, इसको बैक क्यों बोलते हैं। बट ये अल्टीमेटली EMF induced ही है और कुछ नहीं है। तो माइनस d5 by dt को हम लोग बैक EMF बोल सकते हैं। तो बैक EMF की फॉर्मूला आपने आप ही बना ली। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बैक EMF? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, E back, that is back EMF, is given by minus L di upon dt. Back EMF is given by minus L di by dt. ठीक है, तो इसमें L तो कांस्टेंट है ना, L is constant। लेकिन एक बात बताओ, L तो कांस्टेंट है, चलो ठीक है। कैन आई से बैक EMF तभी बनेगा जब di by dt एग्जिस्ट करेगा। अगर di by dt ही एग्जिस्टिंग नहीं है, तो सपोज di by dt जीरो है, सपोज di by dt अगर जीरो है तो बैक EMF भी जीरो बनेगा ना, ठीक है। di by dt जीरो का मतलब क्या है? अगर किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है, किसका डेरिवेटिव जीरो होता है यूजुअली? कांस्टेंट। मतलब I कांस्टेंट होगा। अगर I कांस्टेंट है, करंट अगर कांस्टेंट है, ये जो सोलेनॉइड है ना, इस सोलेनॉइड से जो करंट जा रहा है वो करंट अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग, तो di by dt जीरो आएगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी जीरो। और di by dt जीरो हुआ तो बैक EMF भी क्या होगा? जीरो होगा। तो EMF कब इंड्यूस होगा? व्हेन करंट इज चेंजिंग और करंट इज कांस्टेंट। Changing. तो करंट का चेंज होना जरूरी है क्योंकि जब करंट चेंज होगा तभी फ्लक्स चेंज होंगे, और जब फ्लक्स चेंज होंगे तभी आपका EMF आएगा, ठीक है। तो अभी 10th स्टैंडर्ड में या दूसरे चैप्टर्स में आप क्या करते हो? 10th स्टैंडर्ड तक आपने सोलेनॉइड तो पहले भी पढ़ा है, लेकिन अभी तक आपने क्या पढ़ा था? जब सोलेनॉइड से करंट पास करते थे तो हम लोग करंट को कांस्टेंट रखते थे। कांस्टेंट रखा तो ये बात ही नहीं आएगी, बैक EMF बनेगा ही नहीं, नॉर्मली चलेगा जैसे नॉर्मल सर्किट होता है। बैक EMF तब निकलेगा जब तुम्हारा करंट चेंज होगा, करंट हैज टू बी चेंजिंग, देन ओनली सेल्फ इंडक्शन होगा।
ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन. लास्ट बस 1 मिनट का टाइम चाहिए मुझे. आई विल जस्ट गिव यू स्टेटमेंट ऑफ दिस सेल्फ इंडक्शन. ये नोट करके हो गया क्या यहाँ तक स्टूडेंट? Yes, sir. कल मैं आपको एल का मीनिंग बताऊंगा. टुमारो विल डिस्कस एल आल्सो. आज क्या करो, खाली मैं सेल्फ इंडक्शन का लास्ट स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ. राइट डाउन द स्टेटमेंट फास्ट. देखो, सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमेना. सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमेना by which self-induction is a phenomena by which the EMF is induced in a coil. EMF is induced in a coil whenever there is change in the current. Whenever there is change in the current passing through the same coil. Whenever there is change in current passing through the same coil. तो उसी कॉइल में सब चीजें एक ही कॉइल में हो रही है. करंट भी उसी में चेंज हुआ, ईएमएफ भी उसी में बना. ठीक है, क्लियर? ये पूरा मैथमेटिकल जो है लिख लो. हाँ स्टूडेंट, कल मैं वापस ये नहीं लिखने दूंगा, ये पूरा लिख लेना. एल का नेम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. एल कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, एवरीथिंग क्लियर सर? Okay. वो हाँ, अब लेक्चर ऑफ कर रहा हूं मैं. जिसको कुछ डाउट है तो बोल सकते हो. सर वो बैक करंट जब कॉइल में